हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के यानी विश्व इतिहास के 5 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें चाहे जर्मनी का एकीकरण हो, इटली का एकीकरण हो, औद्योगिक क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, रिवॉल्यूशंस हो, तो कई लेक्चर अभी पहले आ चुके हैं। आज एक और नया लेक्चर है। शुरू करने से पहले बता दिया जाया है कि हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एग्जाम हो, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सभी एग्जाम के नोट्स आपको कोरियर के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो आइए आज के लेक्चर्स को देखते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति को दुनिया के अंदर गौरवपूर्ण रेवोल्यूशंस के नाम से, एक ग्लोरियस रेवोल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं। जेम्स द्वितीय यानी जेम्स सेकंड 1685 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा बना। उसे बहुत सुरक्षित सिंहासन मिला था। परिस्थिति राजतंत्र के पक्ष में थी। यानी जेम्स सेकंड जब 1685 में राजा बना तो उसको इतना सेफ सिंहासन मिला था कि उसके राज्य को कोई खतरा नहीं था। परिस्थितियां बहुत अच्छी थी। राजतंत्र को लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। विरोधी दल जो है वो कुचले जा चुके थे। राज्य के प्रति निर्विरोध आज्ञाकारिता का सिद्धांत अब स्वीकार किया जा चुका था। यानी राज्य के हर व्यक्ति को राजा के हर आदेश को एक आज्ञाकारी विद्यार्थी की तरह मानने की प्रथा शुरू हो चुकी थी। संसद के अधिकांश सदस्य राजा के देवी अधिकार सिद्धांत के समर्थक थे और सपोर्टर थे। जेम्स सेकंड ने स्वयं ही परिस्थिति को विपरीत बना लिया। इसी को कहते हैं अपने ही हाथों, अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना। और उसने अंत में अपनी गद्दी को छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी सिचुएशन उसने खुद अपने निर्णयों से तैयार की। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। यानी 65 में जब वो 85 में जब वो राजा बना तो 3-4 साल के अंदर उसने ऐसी सिचुएशन बना दी कि उसके खिलाफ क्रांति भी हो गई, उसे गद्दी भी छोड़कर भागना पड़ा। यानी बहुत खतरनाक सी सिचुएशन थी। इंग्लैंड की क्रांति को हम डिटेल में समझते हैं। 1688 ईस्वी की क्रांति जेम्स सेकंड के शासनकाल में हुई। क्रांति के लिए जेम्स सेकंड ने खुद वातावरण तैयार किया। उसके कार्यों से सभी दल के लोग असंतुष्ट हो गए। उन्हें विश्वास हो गया था कि राजा जो है वो स्वेच्छाचारी शासन की पुनरावृत्ति करना चाहता है। जेम्स सेकंड रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति को बढ़ाना चाहता था। वह कैथोलिकों के राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना चाहता था। वह किसी भी कानून को स्थगित अथवा रद्द करने के अधिकार द्वारा अपनी सत्ता को सर्वोपरि बनाना चाहता था। वह टेस्ट एक्ट को समाप्त करना चाहता था और इसलिए उसने न्यायालय में अपने समर्थक न्यायाधीशों को ही रहने दिया। वह स्थायी सेना की सहायता से विरोधियों पर कंट्रोल रखना चाहता था। इंग्लैंड की जनता जेम्स सेकंड के क्रूर शासन को इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि उसकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड में कैथोलिक शासन का अंत हो जाएगा। यानी जो उसके काम थे ना, चाहे वो न्यायालय के अंदर अपनी पसंद के जजों को नियुक्त करना हो, चाहे विरोधियों को सेना के द्वारा उनको कंट्रोल करना हो, चाहे जितने भी कानून बनते थे, अगर अपने पक्ष में होते थे तो उनको रहने देता था, अदरवाइज उनको रद्द कर देते थे। तो ये सारे काम उसने किए। लेकिन जून 1688 ईस्वी में जेम्स सेकंड की दूसरी कैथोलिक पत्नी से एक बेटा उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म ने इंग्लैंड की क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। लोगों को विश्वास हो गया कि जेम्स सेकंड की नीति अनंत काल तक अब चलती रहेगी, क्योंकि उसके लोग जो मान के चले थे कि जेम्स सेकंड की जैसे मृत्यु होगी उन्हें कैथोलिक शासन से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जैसे जेम्स सेकंड का बेटा पैदा हुआ तो जनता को ये विश्वास हो गया कि जेम्स सेकंड के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठेगा और फिर लंबे समय तक इंग्लैंड में इन्हीं का राजतंत्र चलता रहेगा। इस आशंका से अब लोग भयभीत हो गए थे। वे क्रांति द्वारा कैथोलिक शासन के अंत का प्रयास करने लगे। प्रतिकूल परिस्थिति के कारण जेम्स सेकंड ने गद्दी छोड़ दी। विलियम तृतीय और मैरी को इंग्लैंड का सम्राट और सम्राज्ञी घोषित किया गया। अधिकारों का घोषणा पत्र अब तैयार किया गया। जेम्स द्वितीय के सभी कार्यों को अवैध घोषित कर दिया गया। प्रजा तथा संसद के अधिकारों की
पुष्टि कर ली गई। 1688 की जो क्रांति थी, इस गौरवपूर्ण क्रांति यानी ग्लोरियस रिवॉल्यूशंस के कारण क्या रहे? नंबर 1 देखिए, सबसे पहले जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति। जेम्स जो सेकंड था, वो एक धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ रहा था। जेम्स सेकंड कट्टर कैथोलिक था। कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों में उसकी बहुत गहरी आस्था थी। वह कैथोलिकों को राजा के प्रमुख पदों पर नियुक्त करना चाहता था। इस पक्षपात को देखते हुए प्रोटेस्टेंट लोगों ने जेम्स के कार्यों का अब विरोध करना शुरू कर दिया। विरोधियों का दमन करने के लिए जेम्स सेकंड ने अनेक कठोर कदम उठाए और हाई कमीशन नामक न्यायालय की भी स्थापना कर दी। कैथोलिक धर्म की आलोचना अथवा निंदा करने का अधिकार अब किसी को था ही नहीं। विरोध की परवाह न करते हुए जेम्स सेकंड ने कैथोलिक धर्म का प्रचार अब जारी रखा। दूसरा रीजन था फ्रांस के साथ मैत्री संबंध। जेम्स सेकंड का विश्वास था कि आवश्यकता पड़ने पर फ्रांस का राजा लुई 14 उसे सेना देगा और धन से भी उसकी मदद करेगा। इस कारण उसने फ्रांस के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। उसने रोमन कैथोलिकों की सुविधाएं प्रदान की और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों पर घोर अत्याचार कर दिए। इंग्लैंड की प्रोटेस्टेंट जनता इस प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने जेम्स सेकंड का विरोध करना शुरू कर दिया। अगला है तीसरा तीसरा रीजन इसका है टेस्ट एक्ट की प्रति उदासीनता। टेस्ट एक्ट के अनुसार केवल अंग्रेजी चर्च के अनुयायियों को ही राज्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। इस नियम के कारण कैथोलिकों की जो नियुक्ति थी वो नहीं की। देखो, टेस्ट जो एक्ट बना था, वो इस क्रांति का सबसे बड़ा खिलाड़ी मान सकते हो आप रहा है। क्यों? क्योंकि टेस्ट एक्ट के तहत ये कहा गया था कि वहां पर जितने भी राज्य के कर्मचारी होंगे, वो अंग्रेजी चर्च के अनुयायियों को ही रखा जाएगा। उसमें कैथोलिकों की कोई नियुक्ति नहीं थी। लेकिन जेम्स सेकंड जो है, वो कैथोलिकों की नियुक्ति करना चाहता था, इसलिए उसने टेस्ट एक्ट को बहुत ही गजब जबरदस्त तरीके से अवॉइड किया। इसलिए जेम्स सेकंड ने टेस्ट एक्ट को रद्द करने का प्रयास किया, लेकिन संसद ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। इससे संतुष्ट होकर जेम्स सेकंड ने संसद को ही स्थगित कर दिया था। फिर है निलंबन और विमोचन का अधिकार। जेम्स सेकंड का कहना था कि आवश्यकता होने पर राजा किसी भी नियम को स्थगित अथवा रद्द कर सकता है। इस अधिकार का प्रयोग करके उसने कैथोलिकों के विरुद्ध बने सभी कानूनों को रद्द कर दिया। इंग्लैंड की जनता ने राजा का विरोध किया और इस नीति ने भी इस क्रांति के अंदर एक खिलाड़ी के रूप में काम किया। फिर है विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप। जेम्स सेकंड ने विश्वविद्यालय के कार्यों में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय में बड़े-बड़े पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति अब कर दी गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उप कुलपति को पद से हटा दिया गया क्योंकि उसने एक कैथोलिक को डिग्री देने से इनकार कर दिया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी कैथोलिक धर्म का प्रचार की व्यवस्था की गई। क्रिस्ट चर्च के अध्यक्ष के पद पर एक कट्टर रोमन कैथोलिक को नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय के कार्यों में इंटरफेयर करने से इंग्लैंड की जनता असंतुष्ट हो गई और उन्होंने राजा के खिलाफ अब विरोध का बिगुल बजाने का फैसला कर दिया। फिर नंबर आता है धार्मिक न्यायालय की स्थापना। 1686 ईस्वी में जेम्स सेकंड ने धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। इस न्यायालय का मुख्य उद्देश्य पादरियों को राजा की इच्छा का अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करना था। धार्मिक न्यायालय द्वारा कैथोलिक धर्म के विरोधियों को अब क्रूर सजा दी जाती थी। फिर है स्थायी सेना में वृद्धि। जेम्स सेकंड को सुरक्षित सिंहासन प्राप्त हुआ था। उस समय न तो आंतरिक विरोध की संभावना थी और न विदेशी आक्रमण का कोई डर था। फिर भी जेम्स सेकंड स्थायी सेना में वृद्धि करना चाहता था। सैनिकों में अधिकांश जो है वो कैथोलिक सैनिक थे। इससे लोगों के अंदर आतंक पैदा हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि जेम्स सेकंड स्थायी सेना की सहायता से स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करेगा और कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार अब करेगा। फिर है स्कॉटलैंड और आयरलैंड के प्रतिनिधि। जेम्स सेकंड के स्वेच्छाचारी शासन का प्रभाव स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर भी पड़ा। उसने वहां भी उच्च पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति कर दी। आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट भयभीत हो गए। स्कॉटलैंड में रोमन कैथोलिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया, जिसके कारण आगे चलकर
क्रांति जो है वो संभव हुई। फिर है चुनाव में हस्तक्षेप। जेम्स सेकंड चुनाव में हस्तक्षेप अब करने लगा था। वह संसद के सदस्यों को नामजद यानी नॉमिनेट भी करने लगा था। वह अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाना चाहता था, जिससे संसद के सदस्य जो थे वो असंतुष्ट थे, नाराज थे। फिर आता है एक मुकदमा मामला हुआ, जो था 7 पादरियों का एक मुकदमा। जेम्स सेकंड ने 1688 में दूसरी घोषणा प्रकाशित कर दी। उसने राज्य के प्रत्येक चर्च में इसे लगातार 2 रविवारों को पढ़ने का आदेश दे दिया। राजा की घोषणा की संसद की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, इसलिए राजा के आदेश को स्वीकार करना राजा के निरंकुशता को स्वीकार करना था। कैंटरबरी के आर्क बिशप और 6 अन्य बिशपों ने राजा के सामने एक आवेदन प्रस्तुत कर आदेश को वापस लेने की मांग की। जेम्स सेकंड ने इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इनके ऊपर एक अभियोग चलाया और मुकदमा चला, लेकिन न्यायालय ने बिशपों को निर्दोष घोषित किया। इससे लोगों ने आनंद और उत्साह की लहर दौड़ गई और लोग खुश हुए, लेकिन जेम्स सेकंड इससे बहुत ज्यादा नाराज हुआ। फिर आता है जो सबसे बड़ी कड़ी थी, वो है पुत्र का जन्म। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जेम्स सेकंड को वहां की जनता एक आखिरी राजा के रूप में देख रही थी। जनता को यह विश्वास था कि जैसे इसकी मृत्यु होगी, कैथोलिक शासन से जनता मुक्त हो जाएगी और उनका अपना अलग शासन होगा। लेकिन जैसे उसके पुत्र को प्राप्ति हुई, उसे पुत्र मिला या उसको पुत्र पैदा हुआ, वैसे ही जनता के अंदर वो उम्मीद खत्म हो गई और अब उनको लगने लगा कि जेम्स सेकंड के बाद एक और कैथोलिक राजा अब हमें झेलना होगा। जैसा हमने ऊपर लिखा है, पढ़ा है कि जेम्स सेकंड ने अपने कैथोलिक पत्नी से एक पुत्र को जन्म दिया। इससे लोगों को लगने लगा कि कैथोलिक हमेशा उन पर भविष्य में भी हावी रहेगा। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चे का लालन पालन कैथोलिक वातावरण में होगा और उसे कैथोलिक शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार जेम्स द्वितीय की मृत्यु के बाद कैथोलिक शासन अब चलता रहेगा। इस आशंका से लोग भयभीत हो गए। अब वे क्रांति के द्वारा ही कैथोलिक शासन का अंत कर सकते थे। क्रांति के परिणामों की अगर बात करें तो नंबर 1 तो राजा की शक्ति में से कमी आ गई। दूसरा, संसद के अधिकारों में वृद्धि हो गई। तीसरा, क्रांति के बाद अनेक अधिनियम बन गए। चौथा, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। पांचवा, नौसेना, स्थल सेना आदि के व्यय के ब्यौरे और ऋण का अनुमान लगाया गया। छठा, न्यायालय को स्वतंत्रता मिली। सातवां है, फ्रांस को पराजित कर इंग्लैंड ने एक नई यूरोपीय नीति बनाई। आठवां है, स्कॉटलैंड को क्रांति से संवैधानिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त हुए। और नौवां परिणाम है, क्रांति का आयरलैंड पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। आयरलैंड का ऊन का व्यापार जो इससे बिल्कुल चौपट हो गया। 1688 की क्रांति इंग्लैंड के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। निरंकुश राजतंत्र की परंपरा अब समाप्त हो गई और राजा को वैधानिक सीमा में जकड़ दिया गया। 1688 के अंदर अधिकार विधेयक पारित हुआ। इसके अनुसार राजा संसद की सहमति के बिना तो किसी कानून को स्थगित कर सकता था, न किसी नए कानून को लागू कर सकता था, न नया कर लगा सकता था और न किसी व्यक्ति की सजा को वो माफ कर सकता था। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि कैथोलिक या कैथोलिक स्त्री से शादी करने वाला कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड की गद्दी का अधिकारी अब बिल्कुल नहीं होगा। निरंकुश राजतंत्र की जगह नियमानुदित, जिसको आप नियम अनुसार कह सकते हैं, शासन की स्थापना हुई। संसद की शक्ति बढ़ी, वह राजतंत्र पर नियंत्रण करने लगने लगी और राजकोष पर उसका एकमात्र अधिकार हो गया। संसद ने विद्रोही कानून अब पास किया। इससे सेना पर संसद का नियंत्रण हो गया। त्रैवार्षिक कानून पास कर हर तीसरे वर्ष पर संसद का निर्वाचन अनिवार्य कर दिया गया। सहिष्णुता कानून पास कर सभी प्रोटेस्टेंट संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। 1701 में उत्तराधिकार निर्णायक कानून बना। इसके अनुसार यह तय हुआ कि इंग्लैंड का राजा प्रोटेस्टेंट ही होगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका पर संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अब राजा की जगह संसद संप्रभु हो गया। राजा की निरंकुशता समाप्त हो गई और संसद की संप्रभुता अब स्थापित हुई। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की पूरी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें सभी के सभी जो है लेक्चर हमने दे रखे हैं। लगभग 10-11 जो लेक्चर मेन लेक्चर होते हैं वो सारे के सारे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे हम एक और वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, शुभकामनाएं।